हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। आज हम आपके लिए एक 3D ग्राफिक एनिमेशन मूवी लेकर आए हैं। ये मूवी ब्लैक एंड वाइट ज़रूर है लेकिन फुल ऑफ सस्पेंस है। मूवी का नाम है वेनेसा, जो कि साई-फाई डिटेक्टिव मूवी है। IMDb में इसे 6.7 की रेटिंग मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां दो बच्चे फारफेला और कारस जेल की खिड़की से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक आदमी हाथ में बंदूक लिए उनकी तरफ आ रहा होता है। फारफेला किसी तरह वहां से भाग निकलता है पर कारस वहीं फंस जाता है और सामने बंदूक ताने वही आदमी खड़ा होता है कि तभी कारस की नींद टूट जाती है। वो सपना देख रहा होता है। अब दिखाता है पेरिस शहर, जो कि एक मॉडर्न शहर है जहां टेक्नोलॉजी ने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया है। ये 2054 का पेरिस होता है। इलोना एक क्लब में जाती है जहां उसकी क्लब ओनर डिमिट्री से बहस हो जाती है। इलोना डिमिट्री से किसी चीज़ को देने की बात कह रही होती है, लेकिन डिमिट्री कहता है जितने पैसे उसने पेड किए हैं वो बहुत ही कम है। वो और पैसे मांगता है। इलोना और डिमिट्री में बहस और बढ़ने लगती है। तभी डिमिट्री की गर्लफ्रेंड बिस्लेन उन दोनों को रोकती है और डिमिट्री को वहाँ से जाने को कहती है। बिस्लेन इलोना की यहाँ आने का कारण पूछती है पर इलोना बात को साफ घुमा देती है और वहाँ से चली जाती है। इलोना जैसे ही अपने कार का गेट खोलती है, उसे कार के अंदर से उसका पेट इलिच मरा हुआ मिलता है। वो हैरत से इलिच को देख रही होती है कि तभी पीछे से इलोना को कोई किडनैप कर लेता है। एवलॉन एक बहुत ही बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी जो यूथ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बनाता है और इलोना इसी कंपनी की एक यंग एंड मोस्ट इंटेलिजेंट रिसर्चर होती है। किडनैपिंग की खबर से एवलॉन कंपनी को बड़ा झटका मिला था। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। किडनैपिंग का केस पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे काबिल ऑफिसर कैप्टन कारस को दिया जाता है और खुद एवलॉन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट पॉल डैलेनबैक की ये रिक्वेस्ट होती है कि एवलॉन को इलोना जिंदा चाहिए। पूरा नाम इलोना तेस्योव, उम्र 22 साल, बहुत ही इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल। महज 13 साल की उम्र में ही एवलॉन कंपनी ने उसे रिक्रूट कर लिया था। किडनैपिंग सीन के मुआयने से पता चलता है कि किडनैपर के शू का साइज 8 और वेट तकरीबन 60 किलो है। फौरन पुलिस टीम की मीटिंग बुलाई जाती है जहां कारस सबको इंस्ट्रक्ट करता है। उसे इलियोना से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके हैबिट्स, वीकनेसेस, ऑब्सेशंस, फैंटेसीज, उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग जहां से भी हो ढूंढ निकाले। पुलिस ऑफिसर मोंटाया को इलोना की कार का पता लगाने का काम दिया जाता है। कारस कहता है क्रिमिनल ने बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और कैलकुलेटेड तरीके से इस किडनैपिंग की साजिश की है और शायद ये इसका पहला किडनैपिंग केस नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बिस्लेन को भी बुलाया जाता है, जो कि दरअसल इलोना की बड़ी बहन होती है और सेम कंपनी एवलॉन में रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में काम करती है। क्योंकि डॉक्टर जोनास मुलर, जिसकी क्लिनिक में इलोना पर्सनल इंटरेस्ट पे काम करती है, उसी ने ये रिपोर्ट कराई थी कि इलोना की शिफ्ट शुरू होने से पहले बिस्लेन उनके क्लिनिक आई थी, जबकि बिस्लेन का यहाँ कोई काम नहीं। डॉक्टर मुलर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो एवलॉन के जेनेटिक्स रिसर्च डिपार्टमेंट के टॉप साइंटिस्ट में से थे, लेकिन जब उसके भाई की मौत हो गई तो उसने सब कुछ छोड़कर ज़रूरतमंद लोगों के लिए क्लिनिक खोल ली, जहां वो 40 सालों से लोगों की मदद कर रहा है और इलोना यहीं आकर अपना पार्ट टाइम काम करती थी। कारस डॉक्टर मुलर के क्लिनिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। डॉक्टर मुलर बताता है कि इलोना एवलॉन के लैब में ही ज़्यादा रहती थी और टाइम मिलने पे वो उसके क्लिनिक में आकर काम करती थी। कारस पूछता है आखिर क्या वजह थी कि उसने एवलॉन को छोड़ दिया, जिस पे डॉक्टर मुलर कहता है कोई एवलॉन को छोड़ कर नहीं जा सकता, जो एक बहुत ही अजीब बात कैप्टन कारस के दिमाग में हिट करती है। फिर कारस पूछता है इलोना के सिर्फ आधा घंटा लेट होने पर उसने सबसे पहले पुलिस को किडनैप होने की रिपोर्ट की, आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी। डॉक्टर मुलर कहता है क्योंकि आज तक इलोना 1 मिनट भी कभी लेट नहीं हुई। वो आज जिस पोजीशन में है उसके लिए उसने काफ़ी सैक्रिफाइस किए हैं और कोई भी चीज़ उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। वो एक एक्सेप्शनल लड़की है। कैप्टन कारस इलोना के रिसर्च के बारे में पूछता है। इलोना बायोजेनेटिक्स पे एक डॉक्टरल थीसिस की तैयारी कर रही थी और उसका थीसिस प्रोजेरिया के ऊपर था। प्रोजेरिया एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें उम्र से पहले बूढ़े होने लगते हैं, प्री मेच्योर एजिंग, और ये डिजीज़ ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। डॉक्टर मुलर ने भी इस बीमारी के लिए कई सालों तक रिसर्च की थी और इसीलिए इलोना को उनकी मदद चाहिए थी।
अब दिखाता है कारस एक बार में जाता है जहाँ वो एक आदमी जिसका नाम गुरान होता है उसे बिस्लेन पे नज़र रखने और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। यहाँ बिस्लेन अपने बॉयफ्रेंड डिमिट्री के पास उसी क्लब में आती है। बिस्लेन उससे अपनी बहन के बारे में पूछती है। उसे शक है कि डिमिट्री ने ही कुछ किया है, क्योंकि उसकी पहली रात इलोना और डिमिट्री दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई थी। डिमिट्री बिस्लेन को एक नोटबुक दिखाता है जिसमें कुछ रिसर्च वर्क्स लिखे होते हैं और एक आदमी की फ़ोटो भी होती है। डिमिट्री बताता है इलोना इसी चीज़ के लिए यहाँ आई थी, उसी ने डिमिट्री को ये नोटबुक चुराने के लिए कहा था। कारस बिस्लेन के अपार्टमेंट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। जब बिस्लेन महज 15 साल की और इलोना 10 साल की थी तब वॉर में उसके पेरेंट्स मारे गए। उनके लिए ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर इलोना को उसके ब्रिलियंट दिमाग के लिए एवलॉन में जॉब मिल गई और तब से वो एवलॉन के साथ काम कर रही है और वहीं वो डॉक्टर मुलर से अपनी थीसिस के सिलसिले में मिली। डॉक्टर मुलर के कहने पर ही इलोना वीकली 3 नाइट शिफ्ट उसके क्लिनिक में काम करती थी। इलोना डॉक्टर मुलर को बहुत एडमायर करती है। आगे अगर कोई भी बात उसे पता चले तो कॉल कर ले कहकर कारस वहाँ से निकल जाता है। दूर से कोई उन दोनों को फॉलो कर रहा होता है। इलोना किडनैपिंग केस के 3 सस्पेक्ट्स हुए, डॉक्टर मुलर, डिमिट्री और उसकी बहन बिस्लेन, लेकिन सबके मोटिव अभी तक क्लियर नहीं थे। डिमिट्री अपने क्लब में उसी नोटबुक को देख रहा होता है कि तभी 2 आदमी वहां आकर उसे मार देते हैं और वो नोटबुक भी वहां से गायब हो जाती है। यहाँ बिस्लेन क्लब की तरफ आ रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो और कोई नहीं गुरान होता है जिसे कारस ने पीछा करने को कहा था। कैप्टन कारस एवलॉन आता है वाइस प्रेसिडेंट पॉल से पूछताछ करने। कारस इलोना के कॉन्फिडेंशियल थीसिस के बारे में पूछता है, जिस पे पॉल कहता है बाकी सभी साइंटिस्ट की तरह वो भी अपना रिसर्च कर रही थी, लेकिन उसे ऐसे किसी कॉन्फिडेंशियल मैटर का नहीं पता। उसके बाद कारस उन दोनों के बीच अफेयर का पूछता है, जिससे पॉल इनकार करता है। वहाँ से बाहर निकलकर कारस को पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आता है जो उसे बिस्लेन के बॉयफ्रेंड डिमिट्री की मर्डर की खबर देता है। कारस उसके क्लब क्राइम सीन पहुँचता है जहाँ उसे बिस्लेन मिल जाती है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। बिस्लेन उसे उस नोटबुक के बारे में बताती है जो उसने डिमिट्री के पास देखा था, जो 2006 की थी, जिसमें कुछ बच्चों और एक जापानीज आदमी की फ़ोटो थी। कारस इतनी बड़ी बात पुलिस से छुपाने के लिए बिस्लेन पे गुस्सा करता है और कहता है आगे से कुछ भी छुपाया तो अच्छा नहीं होगा। तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर कहता है इलोना की कार को लोकेट कर लिया गया है। कारस उसकी कार का पीछा करने में लग जाता है और बड़ी मुश्किल से कार के ड्राइवर को पकड़ लिया जाता है। पूछताछ से पता चलता है कि वो किसी फारफेला का आदमी है और उसका शू साइज 9.5 है, मतलब वो इलोना का किडनैपर नहीं है। अब कारस फारफेला से मिलने जाता है। फारफेला एक माफिया डॉन होता है और कारस के बचपन का साथी। कारस पूछता है तुम्हारे आदमी को इलोना की कार कहाँ से मिली। फारफेला उससे एक डील करता है, उसके आदमी को छोड़ने के बदले जहां से कार चुराई गई थी उसका सिक्योरिटी फुटेज देता है। सिक्योरिटी फुटेज को देखकर पता चलता है कि कार चुराने वाला एक बूढ़ा आदमी है, लेकिन उस बूढ़े आदमी का डिटेल्स किसी भी पुलिस डेटाबेस में नहीं मिलता। आखिर ये आदमी है कौन? कारस दोबारा बिस्लेन के पास उसी बूढ़े आदमी के बारे में पूछने आता है और उसे प्रेशराइज करने लगता है, जिस पे बिस्लेन साफ कहती है वो उसे नहीं जानती। डिमिट्री के पास उस नोटबुक के अलावा उसने और कोई भी बात नहीं छुपाई है। लगातार काफ़ी सारे डेटाबेस फाइल चेक करने के बाद उस कार चुराने वाले बूढ़े आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। उसका नाम वॉर्ड इगोर होता है। पुलिस उसके एड्रेस पे पहुंचती है जहां उन्हें पता चलता है कि वॉर्ड इगोर की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर नौरा बताती है कि उसी बूढ़े आदमी की 2 और अलग अलग नाम के मेट्रो कार्ड का पता चला है, मतलब कि ये एक बहुत बड़े खतरनाक आइडेंटिटी थेफ्ट का मामला है जिनका सामना वो लोग कर रहे हैं। यहाँ दिखाता है पॉल अपने कंप्यूटर में पुलिस के सारे इन्वेस्टिगेशन को देख रहा होता है और उसके डेस्क पे वही नोटबुक होती है जिस पे डॉक्टर जॉनस मुलर 2006 लिखा होता है, जो कि डिमिट्री के पास थी। कारस मुर्दाघर जाकर पता करता है कि वॉर्ड इगोर की मौत सच है या झूठ। उसे वहां इगोर की मौत के साथ साथ ये भी पता चलता है कि बाकी जिस नाम के 2 मेट्रो कार्ड मिले थे वो भी मर चुके हैं। तीनों आदमियों के डेथ सर्टिफिकेट्स एवलॉन क्लिनिक की तरफ से जारी हुए हैं और इन तीनों पेपर्स पे डॉक्टर मुलर के साइन हैं। इसके बाद कैप्टन कारस प्रोसिक्यूटर रैपरेज को डॉक्टर मुलर के अगेंस्ट वारंट जारी करने को कहता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर कहती है ऐसे तो डॉक्टर मुलर ने हज़ारों डेथ पेपर साइन किए हैं, इस बेसिस पे उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन कारस फिर भी प्रोसिक्यूटर की बात को ना मानते हुए डॉक्टर मुलर के अपार्टमेंट घुस जाता है, जहाँ वो देखता है कि डॉक्टर मुलर को किडनैप किया जा रहा होता है। कारस और किडनैपर्स के बीच ओपन फायरिंग शुरू होती है।
कारस सबको मार देता है, पर डॉक्टर मुलर वहाँ से भाग निकलता है। कारस जब उन डेड बॉडीज़ को देखता है तो उसे याद आता है कि उसने किडनैपर्स को एवलॉन कंपनी में देखा था। ये लोग वाइस प्रेसिडेंट पॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। डॉक्टर मुलर के रूम में चेक करने पे वहाँ 2006 साल की नोटबुक मिसिंग होती है। कारस अपने टीम मेंबर ऑफिसर एमियल से डॉक्टर मुलर और एवलॉन के बीच साल 2006 से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन को ढूंढने को कहता है। कारस प्रोसिक्यूटर रेप्रेस को एवलॉन के वाइस प्रेसिडेंट पॉल के खिलाफ वारंट निकालने को कहता है, क्योंकि उसके आदमियों ने उसका ई-कॉल हैक करके उसे मारने की कोशिश की। लेकिन प्रोसिक्यूटर कहती है वो उसकी अब कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो बिना वारंट के डॉक्टर मुलर के अपार्टमेंट गया और 2 आदमियों को भी मारा। कारस का मानना है कि इस किडनैपिंग में डॉक्टर मुलर का हाथ है और एवलॉन इस बात को दबा रही है, लेकिन प्रोसिक्यूटर उसकी कोई बात नहीं सुनती और दोनों के बीच अनबन होने की वजह से वो कारस को इस केस से सस्पेंड कर देती है। कारस का दोस्त ऑफिसर एमियल 2006 से रिलेटेड डॉक्टर मुलर की इन्फॉर्मेशन देने आता है, जिसमें डॉक्टर मुलर एवलॉन के बेस्ट रिसर्चर्स में से एक हुआ करते थे। लेकिन 2006 में उसके भाई की प्रोजेरिया नाम की लाइलाज बीमारी की मौत के बाद ही उसने अपना रिसर्च बंद कर दिया और साथ ही एवलॉन कंपनी भी छोड़ दी। कारस बिस्लेन को ये सारी बातें बताता है। डॉक्टर मुलर ने मरे हुए लोगों की नकली आईडी कार्ड्स बनाए। वो नोटबुक भी उन्हीं की है जिसे डिमिट्री ने चुराया था और डॉक्टर मुलर ही इस किडनैपिंग के पीछे है। शायद इलोना को उस नोटबुक के बारे में कुछ ऐसी सीक्रेट्स पता चल गई होगी और इसीलिए उसे किडनैप किया गया। कारस बिस्लेन को एवलॉन के रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट से 2006 की इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। तभी मालूम चल पाएगा कि उस नोटबुक में ऐसा क्या छुपा है और इलोना को वो नोटबुक क्यों चाहिए थी। तभी इन्वेस्टिगेशन अगले स्टेप पर पहुंच पाएगा, पर यह काम खतरे से खाली नहीं है। अब बिस्लेन प्लान के मुताबिक एवलॉन कंपनी के आर्काइव रूम में जाती है, वो रूम जहां डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को संभाल के रखे जाते हैं। पर वहां उसे पता चलता है कि 2006 की रिकॉर्ड्स एक अल्फा फाइल है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है उसमें, और अगर उस फाइल को खोला गया तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि कोई छेड़खानी हुई है। कारस उसे मना करता है, इससे उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है, लेकिन बिस्लेन नहीं रुकती और एक बहुत बड़े सीक्रेट का खुलासा होता है। उसे उसमें वही जापानीज आदमी की फ़ोटो दिखती है जो उस नोटबुक में थी। उसका नाम डॉक्टर नकाता है। वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी गर्दन पे एक ट्रायंगल जैसा निशान होता है। वो लोग किसी तरह का जेनेटिक मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के फेल हो जाने से 9 बच्चों की मौत हो गई। एक्सपेरिमेंट के असर से बच्चे मरने से पहले उनके हार्ट, लंग्स और ब्रेन विकृत होने लगे। इस एक्सपेरिमेंट को डॉक्टर मुलर ने तभी रोक दिया और सारे इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यहाँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को फ़ौरन पता चल जाता है और सारे गार्ड्स को एक्सेस वायलेशन के लिए अलर्ट कर दिया जाता है और साथ ही ऑपरेशन कोड ब्लैक स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पूरे रूम का पावर कट कर देते हैं जिससे क्रिमिनल भाग ना सके। और गार्ड के पास नाइट विजन चश्मा होता है जिससे क्रिमिनल को अंधेरे में भी देख सकते हैं। बिस्लेन डर से इधर उधर भागने लगती है, तभी कारस सही टाइम में पहुंचकर उसे बचा लेता है। यहाँ पॉल कारस को अपने डिवाइस में देख लेता है और दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। एवलॉन के गार्ड से बचकर दोनों एक जगह पे छुपे होते हैं। कारस बिस्लेन को अपनी कहानी बताता है। वो और माफिया डॉन फारफेला बचपन के दोस्त हैं और एक साथ ही बड़े हुए। वो लोग गैंग मेंबर के अंडर में थे और एक दिन ड्रग्स बेचते हुए दूसरे गैंग मेंबर के हाथों पकड़े गए। कारस ने फारफेला को जेल की खिड़की से भागने में मदद की, लेकिन खुद वहीं फंस गया। दोस्तों, ये वही सपना है जो उसने मूवी के पहले सीन में देखा था और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कारस और बिस्लेन लवर्स हुआ करते थे। तभी 2 पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं और बिस्लेन को अरेस्ट कर लेते हैं, जिन्हें कारस नहीं बुलाया होता है। बिस्लेन हैरान हो जाती है, लेकिन कारस कहता है ये उसी के प्रोटेक्शन के लिए है। अब कारस डॉक्टर नकाता से मिलने जाता है। सिर्फ वो ही डॉक्टर मुलर की टीम से है जो अभी तक जिंदा है और अब 93 साल के बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने प्रोजेरिया से पीड़ित बच्चों की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर मुलर का असली एजेंडा कुछ और ही था। अपने भाई को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए वो प्रोजेरिया का नहीं बल्कि अमर बनाने का जवाब ढूंढने लगे थे। लेकिन जब डॉक्टर मुलर अपने भाई को नहीं बचा पाया तो उसने अपने 20 साल के रिसर्च पेपर को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक क्लिनिक खोल ली।
एवलॉन कभी नहीं चाहता था कि मुलर अपने रिसर्च को बंद करे, इसीलिए एवलॉन ने इलोना को प्रोजेरिया पे आगे के रिसर्च का भार सौंपा और इलोना ने अपने मतलब के लिए डॉक्टर मुलर के क्लिनिक को ज्वाइन किया। 1 साल पहले इलोना यहाँ डॉक्टर नकाता से भी मिलने आई थी, ये जानने के लिए कि एक्सपेरिमेंट के फेल होने के पीछे क्या वजह थी। कारस ये सब सुनकर दंग रह जाता है। दोस्तों, इलोना के डॉक्टर नकाता से ये सब जानने के बाद ही उसने डॉक्टर मुलर से 2006 की नोटबुक डिमिट्री को चुराने को कहा था। यहाँ इलोना एक साइबर बॉल के अंदर होती है, जिसे वही बूढ़ा आदमी कंट्रोल करता है जिसने अपनी नकली आइडेंटिटी बनाई थी, और उधर एवलॉन के गार्ड्स डॉक्टर नकाता को भी मार देते हैं। कारस डॉक्टर नकाता से मिलकर वापस आ रहा होता है कि सामने बंदूक डालने डॉक्टर मुलर खड़ा हो जाता है। वो उसे हथियार डालने को कहता है। यहाँ कारस जल्दी से बैकअप टीम को इन्फॉर्म कर देता है। डॉक्टर मुलर कहता है कि वो कोई किलर नहीं है। उसने इलोना को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो लोग खतरनाक है, ये सही नहीं है, लेकिन वो फिर भी एवलॉन के लिए काम कर रही है और अब इलोना सबके लिए एक खतरा है। उसने उन सारे बिखरे टुकड़ों को फिर से जोड़ लिया। इलोना ने उसी अमर होने के जवाब को ढूंढ लिया है। एवलॉन ये सब जानता है। अगर उसे इलोना मिल गई तो एवलॉन के पास अनलिमिटेड पावर आ जाएगी। वो मौत से भी आगे निकल जाएगा। बिना मृत्यु के जीवन के कोई मायने नहीं है। ये बात मुलर ने बाद में समझा और इसीलिए कई सालों से इस राज को दबाए रखा, क्योंकि इसका शिकार पूरी ह्यूमैनिटी होगी। तब तक हेलीकॉप्टर से पुलिस की टीम भी आ जाती है। डॉक्टर मुलर बंदूक से गोली निकाल देता है और अपने आखिरी शब्द, तुम ही हमारी आखिरी मौका हो कारस, कहकर कारस की तरफ खाली बंदूक दिखाता है। तभी ऊपर हेलीकॉप्टर से उसे शूट कर देते हैं। बिस्लेन को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया जाता है। दोनों कारस के रूम में होते हैं। कारस सारे कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है और सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं जब वो उस सिक्योरिटी फुटेज में दिखे बूढ़े आदमी की गर्दन पे वही ट्रायंगल का निशान देखता है। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, डॉक्टर मुलर का ही भाई क्लॉज होता है। डॉक्टर मुलर ने कई सालों पहले ही अमर होने के राज को ढूंढ लिया था, लेकिन उसने एवलॉन से ये बात छुपा कर रखी और अपने सारे रिसर्च थ्योरी पेपर्स डिस्ट्रॉय कर दिए, सिवाय एक वाइटल एविडेंस के, उसका खुद का भाई, जो इस रिसर्च का जीता जागता प्रूफ है। प्रोजेरिया होते हुए भी वो आज तक जिंदा है। लेकिन डॉक्टर मुलर ने उसे मरा घोषित कर दिया था और इसीलिए उसके क्लिनिक के मरे हुए लोगों की आइडेंटिटी चुराकर उससे क्लॉज की नकली आइडेंटिटी बनाता है ताकि वो किसी की नज़र में ना आए। पर जल्द ही मुलर को ये एहसास हो गया कि उसे कामयाबी नहीं बल्कि हार हासिल हुई है। लगभग 40 साल से क्लॉज उस बीमार शरीर में कैद है, ना जी पा रहा है और ना ही चैन से मर पा रहा है। मृत्यु को ना पाना ही इंसान की सबसे बड़ी असफलता है। इलोना को इस नई खोज के बारे में पता चल गया था, इसीलिए डॉक्टर मुलर ने उसे किडनैप किया और अगर पॉल ने इलोना को ढूंढ लिया तो मुलर की कुर्बानी ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगी। कारस इलोना को ढूंढने का वादा करता है और सेफ्टी के लिए बिस्लैन को फारफेला के पास भेज देता है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। फारफेला हिसाब बराबर कहकर इलोना का नकली पासपोर्ट कारस को देता है ताकि इलोना एवलॉन से दूर जाकर एक नई शुरुआत कर सके। कारस का दोस्त ऑफिसर एमियल उसे वो मेट्रो स्टेशन का फुटेज दिखाता है जहाँ वही बूढ़ा आदमी जाके अक्सर गायब हो जाता है, यानी कि इलोना को उसी मेट्रो स्टेशन के आसपास रखा गया है। कारस के जाने के बाद पॉल के गार्ड्स ऑफिसर एमियल को पकड़ लेता है और उससे वो पता उगलवा लेते हैं। कारस अब क्लॉज की छिपी हुई जगह के लिए निकल पड़ता है और पॉल के आदमी उसे फॉलो करते हैं। इधर क्लॉज हाथ में चाकू लिए इलोना के पास जाता है। इलोना डर जाती है, उसे लगता है कि वो उसे मारने आया है, लेकिन वो उसे आज़ाद कर देता है और कारस भी वहाँ पहुँच जाता है। इलोना पूछती है डॉक्टर मुलर ने उसे क्यों किडनैप किया, जिस पे कारस कहता है वो बस तुम्हें बचाना चाहते थे। कारस इलोना को लेकर वहाँ से भागता है। पॉल के गार्ड्स उनके पीछे होते हैं। भगदड़ के बीच कारस को गोली लग जाती है। वो इलोना को अकेले भागने के लिए बोलता है और उसे वही नकली पासपोर्ट देता है, लेकिन इलोना भागने से इनकार कर देती है। वो एक सेल्फिश लड़की होती है, उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है दुनिया उसके आविष्कार का इंतज़ार कर रही है, ये खोज उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। उसे एक नया मुकाम हासिल हो जाएगा जो सिर्फ एवलॉन उसे दिला सकता है, और वो गार्ड्स के सामने खुद को सरेंडर करने चली जाती है। कारस उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में कारस को समझ आ जाता है कि डॉक्टर मुलर सही थे। वो उनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं होने दे सकता। वो अपनी बंदूक से इलोना को वही शूट कर देता है।
पॉल अपने डिवाइस से ये सारा हादसा देखकर अपना आपा खो देता है। इससे बड़ा लॉस उसके लिए और कुछ नहीं था। कारिस बिस्लिन को झूठ कहता है कि इलोना अपनी नई पहचान के साथ ज़िंदगी शुरू करने यहाँ से दूर चली गई है। हमें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। मूवी के अंत में क्लॉस एक तस्वीर को जलती हुई आग में डालता है जो उसके और उसके भाई की होती है। क्लॉस के लिए उसका कभी न ख़त्म होने वाला जीवन एक श्राप साबित हुआ और उसी के साथ डॉक्टर मुलर का आविष्कार लावारिस शहर की गलियों में गुम हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्द ही एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर होंगे। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।